जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एयरफोर्स सुपर वॉरियर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहला एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कुछ क्वेश्चंस या कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स कराए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट में लिया गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या क्या बढ़ जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में दिया गया है कि चालक का प्रतिरोध। अगर किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है। इसके साथ गैस के अणुओं की चाल भी बढ़ जाती है। गैसों की श्यानता भी बढ़ जाती है। क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने पर ये सभी बढ़ते हैं। इसके बाद है कि गैसों के जो भी गैसों की श्यानता होती है वो बढ़ जाती है। क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाता है। गैस के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसका मान भी ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। विकिरण ऊर्जा का मान भी बढ़ जाता है और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को आप नोट कर सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर इन सभी का मान बढ़ जाता है। इसके बाद दिया गया है ताप बढ़ाने पर घटना। तो कौन कौन सी जो राशियां हैं तापमान बढ़ाने पर घट जाती हैं। पहला दिया गया है यहाँ पर पृष्ठ तनाव। तो तापमान बढ़ाने पर किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। प्रत्यास्था भी घट जाती है या अपवर्तनांक भी घटता है। चुंबकीय आघूर्ण का मान भी घट जाता है। ध्रुव प्रबलता का मान भी घट जाता है एवं द्रव की श्यानता भी घट जाती है। परंतु गैसों की श्यानता जो होती है वो तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है। आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। विद्युत अवघटय का प्रतिरोध जो होता है वो भी बढ़ जाता है, घट जाता है तापमान बढ़ाने पर। अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है वो तापमान बढ़ाने पर घट जाता है और तरंग दैर्ध्य भी घट जाता है। स्पर्श कोण वो भी घट जाता है। ये सभी राशियां जो हैं तापमान बढ़ाने पर घट जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है मेयर समीकरण। तो मेयर का समीकरण होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। इसको आप याद रख सकते हैं। आदर्श गैस का समीकरण होता है Pv इक्वल टू म्यू RT या nRT और W वर्क डन जिसका फॉर्मूला होता है P डेल्टा V या Pv जिसको कहते हैं। n जहाँ पर मोलों की संख्या होती है। यहाँ पर जो R दिया गया है वो गैस कांस्टेंट है और इसका मात्रक होता है जूल प्रति मोल केल्विन और इसका मान होता है 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। इसका जो मात्रक होता है हमने पढ़ लिया। इसकी बीमा होती है ml2 t की पावर -2 k की पावर -1। तो ये इसकी डायमेंशन होती है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद है वर्ग माध्य मूल चाल। तो VRMS जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m और ध्वनि की चाल होती है जो V साउंड गामा RT अंडर रूट के अंदर होता है गामा RT/m। VRMS/VS का जो रेशियो होता है वो √3/गामा होता है। इसके बाद है कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सामान्य तापमान। सामान्य तापमान का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। कमरे के तापमान पर ध्वनि की जो चाल होती है वो 345 मीटर प्रति सेकंड होती है। कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन होता है। वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है या 330 भी दिया रहता है। मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। इसके बाद V टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर जो ध्वनि की चाल होती है उसका फॉर्मूला होता है V0 प्लस 0.61 इंटू T। इससे तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल निकाल सकते हैं। ध्वनि की चाल
जब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जाता है तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। और कमरे के ताप पर जो हीलियम गैस, हाइड्रोजन जो गैस होती है H2 गैस, उसकी चाल 1930 मीटर प्रति सेकंड होती है, हाइड्रोजन गैस की चाल। इसके बाद है समतापी जो प्रक्रम होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है वो बॉयल का नियम का पालन करता है। बॉयल का नियम होता है PV = कांस्टेंट, और इसमें तापमान नियत रहता है जिसके कारण डेल्टा T यानी कि तापमान में अंतर 0 होता है। और आंतरिक ऊर्जा भी नियत होती है जिसके कारण आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U भी 0 होता है। इसलिए यहाँ पर जो डेल्टा Q होता है वो डेल्टा W के बराबर होता है, यानी कि दी गई ऊष्मा जो होती है वो सिर्फ वर्क डन के बराबर होती है, किए गए कार्य के बराबर होती है। इसके बाद है सम आयतनिक प्रक्रम यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें जो आयतन में परिवर्तन होता है वो 0 होता है क्योंकि आयतन इसमें नियत होता है, भी कांस्टेंट होता है। और इसमें जो दी गई ऊष्मा होती है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है, यानी कि डेल्टा Q = होता है डेल्टा U। और यह दाब का नियम अथवा गैलुसेक के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट में है समदाबी यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस। इसमें दाब नियत होता है, P कांस्टेंट होता है, प्रेशर, और इसमें जो V होता है यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, और यह चार्ल्स की नियम पर आधारित है। इसके बाद दिया गया है कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, तो यह नियम जो होता है किरचॉफ का नियम कहलाता है। और सूर्य का तापमान मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा। पायरोमीटर के द्वारा ही सूर्य का तापमान मापा जा सकता है। तारे का ताप तथा दूरी में संबंध जो होता है वो बीन के विस्थापन नियम से ही निर्धारित होता है, जिसमें T जो होता है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा जिस रंग का, उसका तापमान सबसे अधिक होगा। इसके बाद है रुद्धोष्म प्रक्रम। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, जिसके कारण डेल्टा Q यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन जो 0 के बराबर होता है। इसके कारण इसमें जो डेल्टा U होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक होता है। इसके बाद है श्रव्य ध्वनि यानी कि जो ऑडिबल साउंड होता है उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी कि 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और पराश्रव्य जो ध्वनि होती है अल्ट्रासोनिक, उसकी जो आवृत्ति होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसके अलावा इंफ्रासोनिक जो होता है अश्रव्य ध्वनि, उसकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट में दिया गया है स्टीफन का नियम जो होता है E = T⁴ होता है, यानी कि विकिरण ऊर्जा जो होती है वो तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, तो ये स्टीफन का नियम कहलाता है। इसके बाद दिया गया है कि श्रिंग और गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो λ/2 होती है। श्रिंग और गर्त के बीच की दूरी λ/2 होती है। दो लगातार श्रिंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या वो लैम्डा के बराबर होता है। बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी उत्पन्न होते हैं, जैसा कि N, 3N, 5N, 7N, तो सभी विषम ही होते हैं। और खुले ऑर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों सन्नादी उत्पन्न होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 यानी कि N, 2N, 3N, 4N, इसमें सम तथा विषम दोनों होते हैं। इसके बाद है कि अश्रव्य ध्वनि जो होती है, अभी हमने जान लिया इंफ्रासोनिक, आवृत्ति कम होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होती है, और इसका जो लैम्डा होता है वो 16.6 मीटर से ज़्यादा होता है। इसके बाद है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित कौन कौन से आधारित है, तो इसमें दिया गया है पहला कि लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम भी ऊर्जा संरक्षण पर ही आधारित है। फैराडे का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय भी इसी पर आधारित है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये सभी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित हैं।
कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर। तो ये सभी ऊर्जा संरक्षण पर ही आधारित हैं। इसके बाद है कि दो लगातार प्रस्पंद अथवा निस्पंद के बीच की दूरी होती है तो वो λ/2 होती है। प्रस्पंद नोड और एंटी नोड, लगातार दो नोड या लगातार दो एंटी नोड, इनके बीच की दूरी λ/2 होती है। और एक नोड और एक एंटी नोड यानी कि निस्पंद तथा प्रस्पंद के बीच की दूरी होती है λ/4। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन। ये सभी प्रकाश के तरंग प्रकृति पर आधारित है, यानी कि तरंग सिद्धांत पर, जिसको हाइगेंस ने प्रूव किया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव कणिका सिद्धांत पर आधारित है, पार्टिकल। और इसके बाद है प्रकाश जो होता है, इसमें प्रकाश को इसमें फोटोन माना गया है, फोटोन। इसके बाद लॉजिक गेट्स के बारे में है। नैंड गेट जो होता है उसका जो बूलियन अलजेब्रा होता है, बूलियन व्यंजक, वो A.B का बार जो होता है वो = Y होता है। यानी कि 1 × 0 एक होगा ऑफ ऑन का बार, जैसे 1 × 0 हम लोग यहाँ पर बाइनरी में लिखते हैं तो यहाँ पर होता है 0 और 0 का बार करते हैं तो 1 होगा, इस तरह से। तो A.B का बार = Y। नैंड गेट का बूलियन अलजेब्रा होता है। नॉर गेट का होता है A+B का बार = Y। और यहाँ पर है एंड गेट A.B बराबर होता है Y। और गेट का होता है A+B बराबर Y। ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। इसके बाद दिया गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, तो आइंस्टीन ने की थी। नेक्स्ट, एक्स किरणों का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। लाक्षणिक एक्स किरणों का व्यवहार मोजले ने किया। रेडियो धर्मिता का आविष्कार, रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बैकुरल यानी कि बैकुरल ने की। इसके बाद है अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का आभासी तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का आभासी तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट में है फ्यूज तार में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। बाकी हीटर, आयरन, गीजर और विद्युत बल्ब, ये सभी जितने भी होते हैं इसमें उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है। इसके बाद है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो इसके जो खोज करता है वो जूल नाम के वैज्ञानिक हैं। और यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज, आयरन, विद्युत बल्ब, ये तीनों काम करते हैं। और इसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना होता है। और इसमें हीटर, विद्युत प्रेस, फ्यूज, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक गीजर, ये सभी ऊष्मीय प्रभाव पर ही कार्य करते हैं। इसके बाद है विभवमापी, तो विभवमापी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। विभवमापी से सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है यहाँ पर, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद है आंतरिक प्रतिरोध भी मापन किया जाता है और विभवांतर का भी मापन किया जाता है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। और इसमें V/L = कांस्टेंट होता है विभव प्रवणता। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर के बारे में, तो गैल्वेनोमीटर से धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, विद्युत धारा की उपस्थिति का, और विक्षेप के द्वारा पता चलता है। इसका उपयोग वोल्टमीटर या एमीटर बनाने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि वोल्टमीटर विद्युत विभव को मापता है। इसका उच्च प्रतिरोध होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इनफाइनाइट। परिपथ के साथ समानांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। और गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। इसके बाद है आमीटर, तो आमीटर में यहाँ पर दिया गया है
कि विद्युत धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रतिरोध निम्न होता है और आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। आमीटर को जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है परिपथ में, और गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर एक आमीटर बनाया जाता है। और इसके बाद है फ्यूज के बारे में। तो फ्यूज जो होता है वो तांबा, सीसा और टीन, इन तीनों के मिश्रण से मिलकर बना होता है और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इसे मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका उच्च प्रतिरोध होता है तथा निम्न गलनांक होता है और परिपथ में सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज को लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे फिजिक्स के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद।